अब ये प्रश्नावली 6, प्रश्नावली 6 भी 4 नंबर की है। एक सवाल तो 2 नंबर का आएगा और 2 सवाल 1-1 नंबर के आएंगे। ठीक है, 2 नंबर का सवाल ज्यादातर फिक्स होता है। कौन सा आता है? लगभग अभी तक का रिकॉर्ड तो यही है कि वही सवाल बार बार पूछा गया है इस प्रश्नावली में से। अगर ये एक भी सवाल पढ़ लोगे इस प्रश्नावली में से तो 2 नंबर हो गए, और थ्योरी पढ़ लोगे तो थ्योरी में से 2 नंबर के उसमें से आएंगे, तो 4 नंबर का ये मैटर है। एक तो जो लिखाऊंगा आज वो पढ़ना है और ये एक सवाल करना है बस। जो आज लिखाऊंगा वो तो सारा याद होना चाहिए। लिखो, त्रिभुज तो जानते हो ना, त्रिभुज किसे कहते हैं? क्या होता है त्रिभुज? 3 भुजाओं से बंधा आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्षेत्र का नाम त्रिभुज ही है अपने, त्रिभुज है ना। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? भाई समबाहु तो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। और विषमबाहु होता है जिसकी दोनों फिर सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, तीनों अलग अलग होती है। ये तो भुजाओं के आधार पर हुआ। फिर त्रिभुज को एक और प्रकार में बांटा गया है, कोणों के आधार पर। तो त्रिभुज कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम होंगे तीनों कोण। समकोण मतलब एक कोण 90 का, केवल एक होगा, बाकी के तो 90 से कम ही होंगे, पर एक कोण 90 का होगा। अधिक कोण में एक कोण 90 से ज्यादा होगा, बाकी के 90 से कम होंगे, क्योंकि तीनों कोण वाई होंगे, एक तो 80 होना चाहिए ना, तो और बाकी के तो कम ही होंगे। ये लिखा समरूप बहुभुज। देखो नाम से पता लग रहा है, बहुभुज का मतलब तो जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा। त्रिभुज भी आ गया इसमें, और भी आगे आए तो वृत्त सब आ गए बहुभुज में। और समरूप मतलब जिनका रूप कैसा है? एक जैसा, मतलब जिनकी शकल एक जैसी हो। तो ऐसी आकृतियां जिनकी एक जैसी शकल होती है उन्हें क्या बोलते हैं? समरूप। जैसे त्रिभुज की बात आ गई, त्रिभुज तो देखो समरूप बहुभुज में 2 स्थितियां होती है। एक तो क्या क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर होते हैं। और दूसरा होता है संगत भुजाएं समानुपाती होती है। या संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, इसे लिखो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। देखो इसका मतलब अभी समझाऊंगा मैं त्रिभुज के लिए। ये तो सभी के लिए लिखा है मैंने, कोई सी भी आकृति हो, चाहे वृत्त हो, कुछ भी आए, पर उनमें क्या हो? संगत कोण बराबर, मतलब कोण तो कैसे होंगे? बराबर। और भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होगी, केवल उनका अनुपात समान होगा। देखो 2 तरह की आकृतियां होती है, एक सर्वांग, एक समरूप। सर्वांग आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। सर्वांग सिद्ध करते थे ना अपन, वो नियम थे कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा। तो सर्वांग सम होता है जिसमें सभी चीजें बराबर होती है, सारे कोण बराबर, सारी भुजाएं बराबर, मतलब शकल भी एक जैसी और क्षेत्रफल भी एक जैसा, मतलब उनकी डिजाइन भी एक जैसी होती है। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज ही होगा, दूसरा भी त्रिभुज ही होगा। दूसरी बात उनका क्षेत्रफल निकाले तो वो भी क्या आता है? बराबर। और समरूप में क्या होता है? समरूप वो होता है जिसमें केवल शकल एक जैसी होती है, क्षेत्रफल बराबर होना जरूरी नहीं। सेम वही है समरूप त्रिभुज भी। समरूप त्रिभुज क्या होगा? संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, वही समरूप बहुभुज है, वही समरूप त्रिभुज है। वैसे अपन स्पेशली त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे, इसलिए इसके लिए अलग से लिखा दिया। जैसे मान लो 2 त्रिभुज है, ए बी सी, इसका नाम है डी ई। अगर मान लो ये दोनों सर्वांग सम होंगे, तो सर्वांग सम का मतलब तो होता है कि तीनों कोण भी बराबर है और तीनों भुजाएं भी बराबर है। 9th में पढ़ा है, यहाँ अपने को 10th में पढ़ना है समरूप। तो समरूप होता है जिसके केवल रूप, मतलब कि
भुजाओं का आकार एक जैसा हो, आकार मतलब कि डिजाइन, डिजाइन एक जैसी हो, जैसे ये त्रिभुज है, फिर ये तो वर्ग है, तो ये समरूप नहीं है, एक जैसा रूप नहीं है ना, मतलब जिनकी शक्ल एक जैसी हो, जो दिखने में एक जैसे दिखे, पर कोई छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे ये देखो, ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज है, शक्ल भी एक जैसी है, तो ये समरूप है, क्योंकि दिख तो एक जैसे रहे, पर एक छोटा है एक बड़ा है, मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसका आकार समान हो परंतु क्षेत्रफल एक जैसा होना जरूरी नहीं है। क्षेत्रफल बराबर हो ये जरूरी नहीं है, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बराबर होगा जब भी समरूप तो होगा, अरे भाई आकृति तो एक जैसी है ना, तो बराबर होगा तब भी समरूप होगा, पर अगर बराबर नहीं होगा तब भी समरूप होगा, बस उनका आकार एक जैसा होना चाहिए। देखो ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, इसका नाम क्या है, त्रिभुज एबीसी, ये है त्रिभुज डी ई एफ। अब इसमें फिर इसमें बराबर कैसे होता है, देखो इसमें आगे क्या लिखा था ए, इसमें आगे क्या है डी, तो इसका मतलब कोण ए बराबर होगा कोण डी के, चाहे आकृति ये से पलट जाइए, ये आकृति ऐसे आ जाए तो डी नीचे आ जाएगा ना, तो आपको ये नहीं, जैसे मान लो इसी आकृति को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, सेम है, तो इसमें डी यहां रहेगा, डी ई एफ। अब अगर इन दोनों की बात करें तो देखो वहां ए तो ऊपर है डी नीचे है, तो आप ये मत सोचना कि ये वहां है तो अब ये बराबर, ये नहीं होगा बराबर, जैसा आपको क्रम दे रखा है वो बराबर होंगे। अगर चित्र बना बनाया है तो अलग बात है, अगर चित्र अपन बनाते हैं तो आप पहली बात चित्र ऐसे बनाओ कि एबीसी मैंने ऐसे दिया तो इसको भी डी एफ ऐसे दो, ताकि गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। तो और यहां से देख लो फिर कि आगे ए है तो वहां आगे कितना है डी, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे बराबर। दूसरे नंबर का कोण कौन सा है बी, बी किसके बराबर होगा ई के, सी किसके बराबर होगा एफ के। ये तो हो गया संगत कोण बराबर होते हैं, ये पहली लाइन तो ये हो गई, यही थी समरूप की पहली कंडीशन, ये बराबर होने चाहिए। आपसे कंडीशन भी पूछी जा सकती है पेपर में, और ये कैसा भी आता है कि दो त्रिभुज दे देगा, वो बोलेगा ये समरूप है, तो बताओ निम्न में से कौन सा सत्य है, चार ऑप्शन मिलेंगे आपको। जैसे वो दे देगा कोण ए बराबर है एफ के, कोण बी बराबर है ई के, कोण सी बराबर है डी के, ऐसे कुछ भी दे देगा, तो आपको एक क्रम से जमा के देख लेना है कि कौन सा आंसर सही आ रहा है। फिर भुजाओं का अनुपात कैसे देखना है, भुजाएं एक साथ लेते हैं, ए बी लेंगे, तो यहां से ये दो लिया आपने, कौन कौन सी ए बी, तो बताओ उधर से भी कौन सी लोगे डी। बस चित्र में देखो तो ये देखो इधर की ली तो इधर के लेंगे, तो इधर की लेंगे तो इधर की, चित्र से तो ये है, पर मान लो चित्र नहीं है आपके पास, केवल आपके पास एबीसी डी एफ लिखे हुए हैं, तो फिर कैसे सोचना है कि यहां से मैंने आगे का दो लिया तो वहां भी आगे के दो कौन कौन है डी ई, ऐसा का ऐसा लिख दो बराबर होगा। फिर अब पीछे का दो ले लू बी सी, तो यहां से आपने बी सी लिया तो वहां पीछे के दो कौन है ई एफ। अब ये एक और बच रही है, कौन सी भुजा बच रही है ए सी, भाई ए को डी के साथ ले लिया आपने, तो ए को सी के साथ भी तो लेना है, भाई चित्र नहीं बन रहा, मैं चित्र से तो पता लग रहा है आपको ए डी बी सी ए सी, पर चित्र नहीं बन रहा तब के लिए बता रहा हूं, आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से इसको देख कर ही आंसर निकाल सकते हो कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो ए को बी के साथ ले लिया, बी को सी के साथ ले लिया, अब कौन बच रहा है ए को सी के साथ, तो ए सी मतलब पहला और लास्ट, तो इधर भी पहला लास्ट क्या होगा डी। अब मान लो इसको उल्टा भी लिख सकता है, कैसे कि इसको सी ए लिख देगा मान लो, तो नीचे भी एफ डी लिख देगा, इसको ई एफ लिख देगा तो इसको क्या लिख देगा सी बी लिख देगा, इसको बी ए लिख देगा तो इसको क्या लिख देगा ई डी लिख देगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये आगे पीछे हो जाएंगे। अब वो ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सत्य कथन है, आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, ये दिया होगा ऐसा, एक में तो ऐसा का ऐसा ही लिख रहा होगा, और ऑप्शनों में क्या होगा कि जैसे ऊपर तो लिख दिया ए डी और नीचे लिख देगा डी एफ बराबर है, फिर ऊपर लिख दिया बी सी फिर ई एफ बराबर है ए सी डी। तो देखो इसमें गलती हो गई ना, पहले आगे के दो लिए थे ए बी और यहाँ क्या ले लिया डी एफ पहला और लास्ट, तो ऐसे नहीं लेना है, जो इसका लिया है वो इसका लेना है, ठीक है। तो ऐसे चार ऑप्शन बना देते हैं वो आगे पीछे ले लेकर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो इसके आगे के लिए तो दो आगे के इसके, फिर दो अगर इसके पीछे के लिए तो इसके दो पीछे के लेने, मतलब उसके नीचे वही होना चाहिए जो क्रम ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए बी तो डी, बी सी तो ई एफ, ए सी तो डी एफ, ये सर्वांग इसकी समरूपता की कंडीशन है, ये एक नंबर में आती है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं अब यहाँ कि त्रिभुज
एबीसी समरूप होगा किसके? त्रिभुज डीईएफ के। और समरूप का चिन्ह कैसा होता है? आपने सर्वांग सम का चिन्ह देखा होगा 9th में, ऐसे बराबर लगा के मैं ऐसे लिखता था। तो इसका मतलब बराबर का मतलब तो क्या है कि इनका क्षेत्रफल बराबर है, और इसका मतलब क्या है कि इनकी शकल बराबर है। इसका मतलब क्या है? शकल बराबर है। तो एक तरह से समरूप का चिन्ह केवल ऊपर ऊपर वाला है भाई। तो क्षेत्रफल बराबर हो जब लिखेंगे ना, तो ये चिन्ह तो सर्वांग सम का है, समरूप का चिन्ह केवल क्या होगा? केवल ये। इसका मतलब है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। आपको पेपर में ऐसे देगा, लिख के नहीं देगा, आपको पेपर में ऐसे मिलेगा त्रिभुज एबीसी, ये चिन्ह लगा होगा, त्रिभुज डीएफ ये है, तो बताओ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कोण के बारे में आएगा तो सारों ऑप्शनों में कोण मिलेंगे, तो क्रम वाले देख लेना, जिसमें सही क्रम आपको खुद जमा लेना फले क्रम, और ऐसे बुझाओ वाला आ जाए तो बुझाओ वाला क्रम जमा लेना। दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो, आकार का मतलब ये है कि उनकी वो शकल एक जैसी हो, मतलब दिखने में एक जैसे दिखे, बस आकार समान हो, माप समान होना आवश्यक नहीं। माप का मतलब होता है क्षेत्रफल, मतलब माप का मतलब नापना। और किसको नापेंगे? अपना आकृति जैसे लंबाई है तो लंबाई में नापेंगे, पर अगर आकृति है तो उसको क्षेत्रफल में नापते हैं। तो माप का मतलब है क्षेत्रफल। तो अगर माप समान होना आवश्यक नहीं, समान हो तब भी ठीक, नहीं हो तब भी ठीक, इससे कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। बस क्या हो, उनके आकार समान हो, माप समान होना आवश्यक नहीं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। या आकृति की बात हो, जैसे समरूप आकृति दे दो त्रिभुज की जगह, तो भी यही बात है कि दो आकृतियां समरूप होगी यदि उनके आकार समान हो, माप समान होना आवश्यक नहीं। जैसे वो समरूप बहुभुज और समरूप त्रिभुज एक ही डेफिनेशन है, वैसे समरूप त्रिभुज या समरूप आकृति दोनों की एक ही डेफिनेशन। आप मैंने बताया होगा पिछले साल भी कि अगर मान लो किसी त्रिभुज का कोण बराबर है दो, तो उनके सामने की भुजाएं भी कैसी होती है? या फिर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी कैसे होते हैं? बराबर। ये तो पिछले साल एक त्रिभुज की बात है। पर यहाँ समरूप में कितने त्रिभुज होंगे? दो। तो दो त्रिभुज होते हैं जब क्या होता है कि अगर मान लो दोनों त्रिभुजों के कोण बराबर हैं, क्या है? कोण बराबर है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। यहाँ बराबर नहीं होगी, अनुपात में होगी। या तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में है तो उनके कोण कैसे होंगे? बराबर। ठीक है, वहां एक त्रिभुज था तो एक त्रिभुज में अपने पढ़ा था कि अगर कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती है। पर यहाँ अपने को पढ़ना हो रहा है, ठीक है, यहाँ दो त्रिभुज पढ़ने हैं एक साथ, तो दो त्रिभुजों में बराबर तो नहीं होती, पर उनका अनुपात कैसे बराबर भी हो सकते हैं, पर अनुपात तो कंफर्म समान होगा। तो लिखो समान कोण वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। और इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा ये होगा कि अगर मान लो संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो कोण कैसे होंगे? बराबर। दोनों कंडीशन है कि अगर संगत भुजाओं का समान कोण है तो भुजाएं का अनुपात समान होगा, अनुपात समान है तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो लिख लो इसका विलोम क्या है? ये भी त्रिभुज की संगत भुजाओं का यदि त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। दो लाइन है, देखो संगत भुजाएं बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो कोण बराबर होंगे, कोण बराबर है तो संगत भुजाओं का अनुपात, देखो कोण तो बराबर होंगे, भुजाओं का अनुपात होगा बराबर। ठीक है, भुजाएं
कसौटी मतलब नियम भी हो सकता है, पर ये मैंने कसौटी क्यों लिखवाया, समरूपता के नियम क्यों नहीं लिखवाया। वैसे समरूपता के नियम ही टॉपिक का नाम, पर आपके पेपर में अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ से वो ज्यादातर ये आया है कि निम्न में से समरूपता की कसौटी नहीं है। तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि सर ने तो नियम ही नियम बताए थे, कसौटी तो बताई नहीं। तो कसौटी नियम एक ही चीज है। अगर वो एक भी बोल रहे कि निम्न में से समरूपता के नियम है या नियम नहीं है, ज्यादातर नियम नहीं ये आता है, नहीं आता है प्रश्न में, उल्टा पूछा जाता है इस स्टेप से, नहीं है तो भी बात एक ही है कि कसौटी पूछिए, या कसौटी पूछ ले कि समरूपता की कसौटी नहीं है तो भी क्या होगा, नियम ही बताने हैं आपको। ठीक है, एक नाटक आता था ना पहले, देखा है, कसौटी जिंदगी की, नहीं तीन चार नियम है वो देखो। पहला नियम है भुजा भुजा भुजा, मेन चीज है वहां इसमें लिख के नहीं आए तो डायरेक्ट ऐसे आता है ट्रिपल एस। एस क्यों बोला भुजा को, क्योंकि एस का मतलब साइड, साइड का मतलब भुजा। ठीक है, और कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंगल, तो उसको किससे लिखते हैं, ए से। तो तीन नियम है। दूसरा नियम है कोण कोण कोण। अरे देखो तीनों भुजाएं बराबर होगी तो संगत, ऐसे तीनों भुजाएं समानुपाती होगी तो संगत कोण बराबर होंगे। मतलब दो ही तो कंडीशन पूछ दिया आपने। समरूपता की कंडीशन कितनी पड़ी, दो, कि संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो देखो जब कोण बराबर हो गए तो संगत भुजाएं ऑटोमेटिक, आपने इसके पहले पढ़ी कि अगर कोण बराबर होंगे तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर, तो इसलिए ये भी हो गया, इसमें ऐसा हो गया। अगला है तीसरा, भुजा कोण भुजा, मतलब जिसको बोलेंगे ऐसे यस। अब चौथा नियम है तो नहीं, एक तरह से इसका ही भाग मान लो, तीसरे का है, दूसरे का है, इसमें केवल दो कोण ही देखने हैं बस, कोण कोण डबल, ये चार नियम है। अब इनमें से क्या होता है कि ऑप्शन में तीन मिलते हैं, तीन तो ऑप्शन में मिलेंगे, और वो बोलेगा आपसे नहीं है, और ये चौथा कुछ और होगा जो अपने नहीं पढ़ा, तो उसको आपको आंसर लगाना है। जैसे मान लो आ गया कि निम्न में से समरूपता की कसौटी नहीं है, ये तीनों आ गए ऑप्शन में, और ये एक अलग ही आ जाएगा ए यस, ये नहीं पढ़ाना यार सर्वांग समय, तो ये और ये रहा, या ये से आ जाए, ये नियम अपने नहीं पढ़े ना यार, तो ये गलत है, इससे सर्वांग ये समरूप नहीं होगा। ठीक है, अगर इन चारों में से आए तो वो तो समरूप होंगे। ज्यादातर आपसे पूछा यही जाएगा कि समरूप नहीं है, मतलब कसौटी नहीं है, तो ये तीन ऑप्शन में मिलेंगे इन चारों में से, और एक इनमें से मिलेगा। तो वो ये याद कर लेना बस आप, तो बुझा 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 कौन कौन कौन, और बुझा कौन बुझा, और फिर दो कौन ही है बस, सीधे ही है। इनके अलावा कोई भी आए वो सब समरूपता की कसौटी नहीं है या नियम नहीं है। तो दो प्रश्न यहां से हो गए, एक प्रश्न तो यहां से बता दिया मैंने, यहां से आएगा एक नंबर का प्रश्न, और एक नंबर का वो भुजाओं का अनुपात है वो पढ़ाया था ना अभी, तो वहां से आएगा। तो ये दो नंबर के, तो एक नंबर के यहां से आते हैं, ये थ्योरी में से आ जाएंगे दो नंबर, और दो नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, दो नंबर का सवाल यहां से आता है। थेल्स परमेन, इसका नाम एक और है, दो नाम है इसके, आधार भूत समानुपातिक देखो थोड़ी देर देखना, मैंने ये लिखा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर भुजा, मतलब इस त्रिभुज और इसके समांतर लाइन की थी, समांतर का मतलब ये होता है ना कि दोनों एक जैसी चले, कभी टकरानी नहीं चाहिए। तो ये जो दोनों दूसरी भुजाओं को दो जगह काटेगी, काट दिया, तो ये जो बनेंगे चार खंड, ये क्या होते हैं, समान अनुपात में। प्रश्न इससे से आता है, कैसे आता है वो कल बताऊंगा, आज ये लिख लो सूत्र, इसका सूत्र मानो क्या भी मानो इसको। तो क्या होता है देखो, अनुपात कैसे बराबर होगा कि ए डी बराबर डी बी, इधर से ले लो ए ई बराबर, मान लो ओए ये इसको काटाना, तो ये लाइन है ए डी डी डी, दोनों लिया ना आपने, यहां से पहले ए डी लिया फिर क्या लिया डी बी, एक साइड का एक ही तरफ लिखना है, एक लाइन का पूरा एक तरफ ही बराबर। अब दूसरी लाइन में क्या है ए ई सी, या इसको और क्या लिख सकते हैं, और भी है और तरीका भी। अगर मान लो मैं इधर से पूरी भुजा ले लूं,
कौन सी ले ली मैंने, ए बी। तो इधर से भी क्या लूंगा, इधर से भी ऊपर ए सी लिखूंगा, फिर नीचे क्या लू, आपकी इच्छा है ए डी। मान लो जो दिया है प्रश्न पे निर्भर करता है क्या क्या दे रखा है। अगर क्या ले सकता हूं मैं, ए डी भी ले सकता हूं। फिर इधर से क्या लूंगा, और क्या बना सकता हूं इसी को मैं, कि एक बार मैंने ए बी ले ली, क्या ले ली, और अब की बार ए डी नहीं लिया, क्या लिया, डी बी। तो इधर क्या लूंगा फिर, ईसी। जो इधर ले रहे हो वो इधर लेना है, तो इधर नीचे तो ईसी, ऊपर क्या लूंगा, एसी। इसका उल्टा भी हो सकता है, कैसे उल्टा, कि पहले आप डीबी ऊपर लिख दो और एडी नीचे लिख दो। तो पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, ऊपर फिर ईसी, बस जो इधर ले रहे हो वो अक्षर का जैसा इधर लेना है। तो क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएगा, कल इसका क्वेश्चन करेंगे। पॉइंट ए का पहला प्रश्न है कि सभी वर्त होते हैं, कैसे होते हैं, सर्वांगसम या समरूप, समरूप। फिर अगला प्रश्न है सभी वर्ग होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप। अरे वर्ग कैसे होते हैं, सभी समरूप, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसा कौन सा त्रिभुज है जो हमेशा ही समरूप रहेगा, समबाहु। क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है ना, तो उसकी हर बार एक ही डिजाइन बनेगी, चाहे छोटा बड़ा बन जाएगा पर बनेगा तो एक जैसा ही ना हर बार। समद्विबाहु में तो फिर भी कौन सी दो भुजाएं बराबर है पता नहीं है, कोई सी भी दो हो सकती है अलग अलग, पर इसमें तो तीनों बराबर हैं। जब दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर होगी तो समरूप नहीं होगा क्या। तो एक लाइन लिख लो, वर्त का तो लिखा नहीं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, सभी वर्त भी समरूप होते हैं। क्योंकि वर्त तो कैसा भी बने, छोटा बने या बड़ा बने, पर बनेगा तो एक जैसा ही। ऐसे सेम वर्ग होता है, वर्ग भी कैसा भी छोटा या बड़ा बने पर लगेगा तो एक जैसा ही। तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं और सभी वर्त भी समरूप होते हैं। पर त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज हमेशा समरूप रहेगा, समबाहु। अगर दो त्रिभुज समबाहु है तो हमेशा समरूप रहते हैं। लिख लो समबाहु त्रिभुज, नहीं सभी समबाहु त्रिभुज, कितने भी होगी, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आपसे अवसर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से समरूप त्रिभुज कौन सा है। ऑप्शन होगा समबाहु, विसमबाहु, समद्विबाहु, इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होगा। क्योंकि समद्विबाहु में ऐसा होता है कि मान लो ये दो भुजाएं बराबर हैं, इस त्रिभुज की तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, पर जो अगला त्रिभुज है उसकी ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो क्या ये एक जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा ना भाई। ये दोनों तो बराबर है, इसमें ये दोनों बराबर थे, इसमें ये दोनों आगे, कोई सी भी हो सकती हो, तो वो समद्विबाहु तो फिर भी होगा पर एक जैसा नहीं दिखेगा। पर समबाहु त्रिभुज हमेशा एक जैसा दिखेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो समबाहु त्रिभुज हमेशा कैसा होता है, समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती। ये तो मैंने लाइन लिखवा रखी है पहले। प्रश्नावली 6.2, प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल है, सबसे ज्यादा परीक्षा में ये आता है। अभी तक तो यही आया, इसके अलावा एक भी सवाल नहीं है। केवल इसमें होता क्या है कि जो संख्याएं लिख रही है ना वो चेंज हो जाती है। कभी कभी एक बार तो एक से एक ही आया था, तो क्यों संख्याएं चेंज होगी, सवाल यही हो। हो सकता है कि संख्याएं भी कन्फर्म है, टेस्ट में से जरूर बैठेगी। वो एक्स वाला इसमें किताब में नहीं है, मैं टेस्ट में जरूर देता हूं उसको, और वो आ जाता है ज्यादातर। ठीक है, जैसे पहले का पहला सवाल देखो, आपको चित्र बना के देगा इसमें। जब भी ये सवाल आएगा तो चित्र बनाया आएगा, 2 नंबर में ये सवाल आता है ज्यादातर। ये 1 दे रखी है, ये नहीं दे रखी है, 3 दे रखी है, और ये 1.5 है। इसका त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और यहां है डी ई। देखो आपसे क्या बोला है, इसमें क्या ज्ञात करनी है, इसी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, इसी का मान बताना है आपको। जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको 3 भुजाएं जरूर देगा, मतलब 3 खंड, इसके 4 टुकड़े होते हैं ना, कल बताया था ना, तेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय।
कि 1 2 3 4 टुकड़े होते हैं, तो कोई भी 3 चीजें देगा और एक चीज आपसे पूछेगा। हो सकता है वो ये पूरी लाइन दे देता और ये छोटा सा यहाँ का दे देता और ये भी दे देता, फिर पूछता है पूरी लाइन कितनी है, एक चीज पूछेगा 3 देगा। ठीक है, या कैसा सवाल आता है कभी कभी, जैसे त्रिभुज होगा, ये होगा, इसको x बोल देगा, इसको x माइनस 2 बोल देगा, इसको x माइनस 1 बोल देगा, इसको और कुछ बोल देगा। ठीक है, फिर बोलेगा x का मान बताओ, बस चारों देगा। जब x में देगा तो चारों देगा और x का मान पूछेगा। तो आपको पता है कि x बटा x माइनस 2 किसके बराबर होगा, x माइनस 1 x माइनस 3 के। भाई इधर का ये ले लिया, इधर का ये और ये ले लिया, ये बराबर होगा। अब इससे हल कर लेंगे, इसको तो इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, तो x का मान आ जाएगा। वो मैं बाद में बताऊंगा, पर इसमें देखो अभी 3 भुजाएं दे रखी है आपको और ये एक मान पूछेगा। अब हो सकता है ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, या पूरी लाइन पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, पर 3 जरूर दी होगी। तो आप कौन सी प्रमेय से जानते हो, आधार प्रमेय से। इस प्रमेय से क्या जानते हो आप, इस प्रमेय से जानते कि जो दे रखा है उस हिसाब से सोचेंगे कि इधर की लाइन के दोनों दे रखे, दोनों दे रखे ना, इस लाइन के एक लाइन के एक तरफ ही लिखते हैं, मैंने ये भी बताया था आधारभूत आनुपातिक प्रमेय में। तो क्या लिखेंगे, AD बटा DB, ये किसके बराबर होगा। अब इस लाइन को जैसे लिया है वैसे दूसरी लाइन ले लिया आपको। कहां से स्टार्ट किया था, A से पहले D तक लिया, तो इधर भी A से कहां तक लेंगे, E तक। तो ऊपर वही लिखना है, ऊपर नीचे मत करना। अगर आप पहले इसको ऊपर लिख रहे हो तो इसको ऊपर लिखोगे, अगर इस वाले को ऊपर लिख रहे हो ना, इसको ऊपर लिखना है। इधर इसको लिख रहे हो तो इसको पहले ऊपर लिखो, इसको नीचे। इसका क्या नाम है, EC। अब मान रख दो जो जो आपको दे रखा है इसमें, बस देखो AD का मान कितना दिया हुआ है, 1.5, DB का मान कितना है 3, AE का मान कितना है, और EC का मान नहीं पता, यही तो ज्ञात करना है। तो देखो कैसे आएगा। अब मुझे EC निकालना है, तो EC नीचे है, इसको कहां दे देना पड़ेगा, ऊपर। भाई जिसका मान निकालना है वो ऊपर होना चाहिए ना, EC बराबर ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। तो इस EC को कहां दे दूं मैं, इधर, क्योंकि दूसरी तरफ भेजूंगा तो ऊपर ही जाएगा, ये इधर भाग खाए तो उधर गुणा में जाएगा ना, तो EC को उधर भेज दो और उधर वाले को इधर भेज दो। तो इधर क्या था 1, और ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 तो ऊपर जाएगा और 1.5 कहां आएगा, नीचे। तो 3 तो गया ऊपर, 1.5 आया नीचे। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब बताओ मैं दशमलव हटाना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, दशमलव। नीचे की दशमलव हटेगी तो ऊपर 0 लगेगा, तो नीचे की दशमलव कितने अंक है, 1 अंक है दशमलव के बाद, तो ऊपर भी 0 कितने लगेगी। अब 15 का भाग 30 में जा रहा है कितनी बार, तो ये इसी का मान कितना गया आपके पास। बस इतना सिंपल सवाल है कि 3 चीजें देगा, चौथी पूछेगा। सबसे पहले आपको लिखना है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, उसका प्रमेय का सूत्र भी वही बनाना है, याद करना नहीं है। जैसा त्रिभुज दिया है वैसा का सूत्र बनाना है आपको। जो भुजाएं कट रही है ना बस उनसे बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। ये जो लाइन काटेगी ना इनको, उससे सूत्र बनेगा। अब आपको अगर ये दे रखा है तो ये पूरा ले लो इधर का, फिर इधर भी ऐसे ले लो। अगर मान लो ये नहीं देखे, वो ऐसे दे देता कि ये पूरी तो 3 है, ये पूरी कितनी है 3, और ये यहां से यहां तक की कितनी है 1.5। तो आप कैसे लिखते, फिर पहले इस पूरी को लिखते और या फिर इसको लिखते। अब इसको थोड़ी लिखेंगे क्योंकि ये नहीं दे रखी ना, जो दे नहीं रखा उसको नहीं लिखना है। तो फिर सूत्र क्या बन जाता, AD बटा AB। इधर भी सूत्र क्या बनता फिर, AE बटा AC। कल भी सारे सूत्र बना के बताए थे मैंने। तो सूत्र याद करना नहीं है, आपको खुद को बनाना है। जो दे रखा है उस हिसाब से सूत्र बनेगा। और ज्यादातर चांस होते हैं कि ये 4 खंड 4 टुकड़े में से 3 टुकड़े देगा, ये कोई सा भी, ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले। तो आप तो पहले ये लिख दो, उसके नीचे ये लिख दो, फिर ये लिख दो, उसके नीचे ये लिख दो। जो जो दे रखा है उसकी जगह मान रख दो, और जो याद करना है बस उसको ऊपर लेके आओ, आंसर आ जाएगा गुणा बात करने। ठीक है, लिखो। और देखो सब सेंटीमीटर में दे रखे, तो आपका आंसर भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। भाई जो भुजा की लंबाई निकली वो भी किसमें आएगी, सेंटीमीटर। जैसा दे रखा है, अगर मीटर में दे रखा है तो आंसर भी किसमें आएगा, मीटर में। सेंटीमीटर में दे रखा है तो आंसर भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। अब अगला चित्र ये है,
इसमें देखो आपको इसमें भी 3 खंड दिए हुए हैं भाई। जब भी वो लाइन बांटे, एक लाइन जरूर होगी कि इसके समांतर एक लाइन है, वो 2 भुजाओं को बांट रही है। देखो 1 2 3 4, 4 में से आपको 2 दे रखे, 3 देगा, 1 पूछेगा। इसमें देखो, इसमें आपसे क्या पूछा है, एडी। देखो एडी का मान नहीं दे रखा ना, तो पूछा क्या है, एडी बराबर ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, डीबी कितना है 7.2, इधर एई कितना है 1.8, इधर ईसी कितना है 5। सेम वही वापस अपने यहां से चलेंगे, ए से डी, डी से बी, ए से डी, डी से बी, फिर जैसे यहां चलेंगे ए से ई से सी। ठीक है, क्योंकि सेम चीज दे रखी है। इसमें भी वही 4 टुकड़ों में से 3 दिए, बस पहले ये नहीं दिया था, अब ये दे दिया, ये पूछ लिया। अब मान रख दो इसमें, एडी का मान कितना है नहीं पता, मत लिखो। डीबी का मान कितना है, ये डीबी 7.2। एई का मान कितना है, एई 1.8, और ईसी का मान कितना है, मुझे क्या ज्ञात करना है, एडी, और एडी ज्ञात करना है। तो जो बाकी का है 7.2, ये भी कहां आएगा, इधर। उधर भाग में तो इधर आते किसका होगा, गुणा का। तो 1.8 गुणा 7.2 बटा 5.4। पहले क्या करूं, 10 हटा दूं सबका, 10 हटाऊंगा, ऊपर की 10 हटेगी तो नीचे 0 लगेगी, और नीचे की 10 हटेगी तो ऊपर 0 लगेगी। ठीक है, 1.8 सॉरी 18, 10 हटाते 18 बन गए, और ये कितना हो गया 72, और ये 54। अब बताओ ऊपर से 10 कितने अंक के, ये तो इसकी 0 है, एक इसकी 0 है, तो टोटल 0 कितने हो गए 2। नीचे कितना अंक है 1, तो 0 कितने लिखेगी 1। या तो इसके पीछे लगा दो या गुणा 10 लिख दो। ठीक है, या तो किसी के पीछे लगा दो या गुणा 10 लिख दो। 1 0 से 1 0, क्या 18 का भाग जा रहा है क्या 54 में, कितनी बार, ये 18 1 18, और 18 तिया, और ये 0 भी तो है ना, तो कितना हो गया 30। और किसका भाग जा रहा है दोनों में, 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी इसमें भी 3 का भाग, इसमें 10 बार, इसमें 3 का भाग, 3 2 6, और हासिल का 1 इधर बचा ना, क्या 24 बार गया। अब किसका भाग जा रहा है, 2 का फिर जा रहा है, इसमें 2 का भाग नहीं, तो ऐसा करो भाग मत दो, कोई मतलब नहीं है, ये 10 का 10 ही रहने दो। जब भी नीचे 0 रह जाए तो वो तो बढ़िया, ये उसका भाग देने की जरूरत ही नहीं है, 24 बटा 10। अब जैसे आप ऊपर से 10 लौटा रहे थे तो नीचे 0 लगा रहे थे, जब नीचे से 10 हटाओगे तो ऊपर, नीचे से 0 हटाओगे तो ऊपर क्या लगाओगे 10 वापस। तो ये डी बराबर कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। मैंने 10 का भाग इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये क्या था 12 बटा 5, फिर तो भाग जा ही नहीं रहा था, फिर अगर 10 में बदलना होता तो भाग देना पड़ता। पर जब भी अगर केवल नीचे 0 बच जाए, मतलब 0 के साथ 1 तो बचेगा ना, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा। तो जब भी 1 के साथ अगर नीचे 0 0 बच जाए तो फिर भाग देने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट जितनी 0 है उतने अंक छोड़ के क्या लगा दो 10 तो भाग हो जाता है। इसका भाग देकर भी देखोगे आप तब भी आंसर यही आएगा। अब अगर ये दोनों सवाल भी नहीं आते हैं तो फिर तीसरा सवाल ये, मतलब आएगा तो सेम तरीका तो वही रहेगा, बस संख्याएं जैसे पहले की दूसरे की आ सकती है, या फिर ऐसा आ सकता है कि x का मान ज्ञात कीजिए, और सब जगह किसी जगह संख्या नहीं रहेगी, बस x में कुछ x माइनस 8 x, जैसे मैंने लिखा हो सकता है x माइनस 3 आ जाए, ऐसे आएगा। इसमें भी आपको वही 4 खंड हो रहे हैं, तो क्या करोगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से AD बटा DB, AD बटा DB। जो एक लाइन को पूरा एक तरफ लिखना है बस, ठीक है, इस लाइन को पूरा एक तरफ लिखना है, फिर इस लाइन को एक तरफ, AE बटा EC। अब इसमें बस मान रख दो AD का मान कितना है आपके पास x, DB का मान कितना है, AE का मान कितना है, और EC का मान कितना है x। अब इसमें x का मान निकालना है। देखो जब भी अपन ने प्रश्नावली 3 में भी ऐसा किया था ना कि जब भी बटा में आते हैं तो वज्र गुणा कर देते हैं, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये अरे भाई ये इधर बटा में तो उधर जाके गुणा होगा, ये इधर बटा में तो इधर आके गुणा होगा, तो ये x से x गुणा हो जाएगा उधर जाके, और इधर x माइनस 1 से कौन गुणा होगा -2। इसको गुणा कर दो, x को x से गुणा करेंगे तो
अब इसको गुणा करो। इसको कैसे करते हैं, ये पूरा कोष्टक इससे गुणा होगा, तो पहले तो ये x से गुणा होगा तो क्या आएगा स्क्वायर, फिर ये x 2 से गुणा होगा तो क्या आएगा, फिर अब x तो दोनों से हो गया, अब ये 1 होगा, ये 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, क्योंकि एक माइनस का है ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 1 2 से गुणा होगा तो, और बताओ ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का होगा कि नहीं होगा, तो दोनों में से घटेगा नहीं घटेगा, x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 0, तो इधर तो क्या बच गया 0, यहां क्या बच रहा है देखो, यहां माइनस का 2x है, यहां भी माइनस का x है, दोनों जुड़ेंगे तो 2x और x कितना हो गया माइनस का 3x, और ये प्लस का 2, मुझे किसका मान चाहिए, तो ये 2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो माइनस का 3x बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा 2/3, ये आपका आंसर। तरीका सेम है, बस अब की बात संख्या ही नहीं देके x में दी, तो ये सवाल भी बहुत बार आ चुका है, वो दोनों भी बहुत बार आ चुके हैं। वैसे तो ये प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, ठीक है, पढ़ना तो यही है तो खत्म होगी, परीक्षा में जब ये आएगा तो और से क्या मतलब है आपको, और कितने भी सवाल है इस प्रश्नावली में उससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए। ये आकृति दे रखी है आपको, और क्या क्या दिया है कि एलियम दिया है, एलियम समांतर है किसके, सीडी के, ये 2 लाइन का मतलब क्या होता है समांतर, अगर ये सी लाइन हो तो लंबवत, मतलब लंबवत का मतलब 90 डिग्री, अगर ये सी लाइन है तो 90 डिग्री का चिन्ह है, और ये सी लाइन है तो समांतर है, मतलब दोनों कभी भी नहीं मिलेगी, दोनों के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहेगी। और क्या दिया है आपको, एलियन समांतर है सीडी के, आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी बराबर बटा ए डी। देखो कैसे करेंगे, आपको क्या सिद्ध करना है पहले वो देखो तो एक बार, ए एम बटा ए डी, ए एम बटा ए डी मतलब ये पूरी लाइन लिए, इधर का लिया ना, दूसरे में क्या ले रखा है ए एन बटा ए डी, ए एन बटा इधर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ले रखी है, पर ये इस लाइन और इस लाइन से क्या ये एक त्रिभुज बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, अलग अलग 2 त्रिभुज बन रहे हैं, कि अगर इस लाइन को मैं अलग कर दूं तो ये एक त्रिभुज है और ये नीचे भी एक त्रिभुज है, तो दोनों को अलग उसमें बना, उससे भी कर सकते हैं कि दूसरा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैं समझाने के लिए बना रहा हूं कि अलग अलग कर देता हूं मैं त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है, ये है ना एक त्रिभुज ए बी सी, और यहां लाइन है एम एन। अब इस त्रिभुज में देखो क्या दे रखा था आपको, एलियम मतलब कि ये लाइन किसके समांतर है, सी बी के, तो अपन ने यही तो पढ़ा आधारभूत अनुपाती प्रमेय में कि अगर त्रिभुज में एक रेखा के समांतर कोई रेखा दूसरी अन्य 2 रेखाओं को काटती है तो उसके लिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगती है, तो अपन यहां वही लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में थेल्स लिख देता हूं, छोटा होता है थोड़ा, थेल्स प्रमेय से, दोनों एक ही है, अरे नाम दोनों के एक ही प्रमेय के 2 नाम है, थेल्स प्रमेय और आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, तो वो लिखो या ये लिखो बात एक ही। अब इसमें कैसे लगाऊंगा देखो, मुझे क्या चाहिए ए एम और ए बी, तो ऐसे ही लगाओ ए एम, इधर से ले लो ए एम बटा, यहां से यहां तक कर लेंगे तो क्या आएगा ए बी आएगा, इधर से ले लिया ए बी। अब बताओ जब उधर ये लिया है तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा आपको, यहां से पहले ए एम लिया तो यहां से क्या लोगे ए एम, और फिर क्या लेना पड़ेगा ए बी लिया था ना, तो ये भी पूरी लाइन लेनी पड़ेगी ऐसी, मैंने बताया था ना जैसे आप ले रहे हो ऐसे भी ले सकते हो आप, ए एम बटा एम बी, फिर यहां क्या लेते ए एल बटा एल सी, पर उसमें क्या है अपना आंसर तो आता प्लस 1 जोड़ने पर आता, आंसर तो उसमें भी आता, बस सीधे ये करना, ये लाना पड़ता अपने को, नीचे ये भी लाना है, अगर आप ला रहे हो एम बी तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज मतलब ये जोड़ना पड़ता ना ए एम, तभी तो आता, तो आंसर तो उससे भी आता, और जैसा पूछा है वैसा ही ले लो ना, ठीक है।
ये तो आपकी हो गई समीकरण एक। अब दूसरा त्रिभुज एक और है आपके पास, नीचे बन रहा है ना एक, उसको भी बना लो अलग से, या तो उसमें देख लो, वो आपकी इच्छा है, उसमें देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूं आराम से समझ में आ जाए। ऐसा एक त्रिभुज है, क्या है इसका, ए सी डी और ये लाइन है यहां से एल, ये ऐसा है। अब इसमें भी क्या लगा दो, इसका नाम क्या है, इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है, नीचे वाले का, ए डी सी। तो त्रिभुज इधर लगा देता हूं, त्रिभुज ए डी सी में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से देखो इसमें लगाओ। अब इस, ये तो चित्र आपके लिए बनाया, मैं उसी से समझा रहा। देखो क्या लेना है आपको, ए एन ए डी, देखो तो कहां है इस वाले में, ए एन एन डी, ये ले लो, सॉरी ए डी, तो ले लो ए एन बटा ए डी, ये किसके बराबर होगा, देखो ए एन और ए डी, तो इधर क्या लोगे अब ऊपर की लाइन में, ए एल और ए सी, सेम ए एल ए सी, ये समीकरण एक व क्या कोई चीज बराबर दिख रही है आपको, देखो इधर ए एल बटा, जब बताओ ये इधर का पक्ष दोनों का बराबर है तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, अरे भाई ये 3 है, इसका आंसर कितना है 3, इसका मतलब इसका आंसर भी 3 है, जब भी तो बराबर का चिन्ह होगा, अरे इसका आंसर यहाँ 3 है तो बताओ ये भी तो 3 ही होगा। तो बताओ समीकरण 1 2 से ये दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों भी कैसे हो गए, बराबर। तो क्या लिख देंगे, ए एम बटा ए बी बराबर होगा किसके, ए एन बटा, और यही तो सिद्ध करना था। देखो बस केवल 2 त्रिभुज थे तो 2 बार पर आधारभूत आनुपातिक प्रमेय लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने ये क्यों लिखा, ये समझो बात को कि देखो ये और ये इसका दोनों का बराबर है, जब ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। अरे आप चाहो तो अलग अलग चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, उसी में देख सकते हो। ये तो मैंने इसलिए बनाया ताकि आराम से समझ में आ जाए कि इधर का ये लिया उधर का वो लिया, क्योंकि मैं इसमें नहीं ले सकता। देखो ये पूरा एक त्रिभुज नहीं है, यहाँ बीच में लाइन होती तो ये त्रिभुज होता, तो ये तो त्रिभुज है नहीं, तो अलग अलग करना पड़ेगा ना इसको और इसको। बस चित्र ही थोड़े अजीब अजीब बन रहे हैं, बाकी ये सीधे सवाल सारे। पर ये अगर करवाए नहीं परीक्षा में आ जाए तो फिर ये चित्र देखे नहीं करते बच्चे की, ऐसा चित्र तो कभी देखा ही नहीं। देखो क्या क्या दे रखा है आपको, दिया है डीई समांतर है किसके, एसी के, और क्या दिया है, डीएफ समांतर है किसके। अब देखो ये समांतर देते इसमें समझ जाओ, जहां जहां समांतर दे रखा है ना वहीं ट्वेल्थ पर में लगती है। तो देखो कहां लगेगी, डीई ए सी, तो कहां है डीई ए सी, मतलब एक त्रिभुज तो ये बन रहा होगा और इसके बीच में ये लाइन है, इसमें समान वो लगेगी। और क्या दे रखा है, डीएफ ए, डीएफ ए, मतलब एक त्रिभुज ये बनेगा और इसमें वो प्रमेय लगेगी। पर जब लाइन समांतर होती है तभी लगती है प्रमेय कि एक लाइन के समांतर होगी, बाकी 2 लाइनों को काटेगी। तो इससे समांतर से पता लग जाना चाहिए कि त्रिभुज कौन कौन से हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत सारे, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, और ये पूरा खुद भी त्रिभुज है, ठीक है। ये एक इधर भी है ये, पर आपको क्या देखना है कि जहां समांतर कौन कौन सा है, डीई ए सी, डीई ए सी, मतलब कि एक लाइन तो ये आएगी ए सी, फिर ये तो आनी है त्रिभुज बनाने के लिए, ये आएगी, और उसमें कौन सी समांतर है, डी, बस ये एक लाइन, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरे में क्या देखा है, डीएफ, ये डीएफ ये समांतर ए, तो मतलब एक ही आएगी, एक ही आएगी, एक ही दोनों आएगी, क्योंकि इन दोनों को तो काट रही है, ठीक। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको बटा एफ ई बराबर बी बटा ई, ये सिद्ध करना है। ये है कहां है, ये लाइन एपी, ये लाइन, मतलब ये एक तो यहां से यहां तक लिया और यहां से यहां तक लिया। इधर देखो बीई, बीई ये पूरी लाइन ली,
और क्या लिया, इसी, ये पूरी लाइन दी, इसी लाइन का दे रखा है पूरा, और से कोई मतलब ये नहीं। देखो इसने क्या दिया, बी यहां से एफ तक, फिर एफ से चले ई तक, फिर इसमें क्या दिया, बी से ई तक और ई से सी तक, इसी लाइन को बराबर ला ये समानुपाती सिद्ध करना है आपको। अब आपको यहां दो चीजें दे रखी थी, तो इससे पता लग रहा है कि दो त्रिभुज है, एक तो कौन सा है, डीई ए सी, तो देखो तो डीई और ए सी, मतलब ये दोनों लाइन है। तो देखो ये दोनों लाइन का चित्र अलग बना दो, एक लाइन एरी, एक लाइन एरी। अब इसको त्रिभुज में बदलना है तो ये तो बनानी पड़ेगी ना, तो ये दो लाइन बन जाती है बस, ए से ए। इसका नाम क्या था, ए बी सी और डी ई। भाई आपने डी क्यों ली, क्योंकि डी समांतर दे रखी है इसी के, तो केवल डीई और ए सी लेंगे बस, उन दो लाइनों से मतलब नहीं है। अब इसमें लगाओ कौन सी प्रमेय, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय लगाएंगे। अब हम जानते हैं थेल्स प्रमेय क्या होती है, वही जो पहले भी लगा रहे थे अपन, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी इसी का नाम है। देखो अब यहाँ देखो ऊपर की लाइन में क्या लिख रहा है, बी डी बटा डी ए, और इधर देखो सेम वैसा का वैसा है, बी ई बटा ई सी। तो इसको आपने दे दिया समीकरण 1। देखो डी एफ किसके समांतर है, ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के, तो त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी ई। लिखो त्रिभुज बना दो अलग से इसको, ये लाइन है डी एफ और त्रिभुज का नाम है ए बी ई। अब त्रिभुज ए बी ई में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से देखो अब इसमें थेल्स प्रमेय लगाओ, क्या अच्छा है अपने को, बी एफ बटा एफ ई। तो बी एफ ये नीचे की लाइन मेरा और एफ ई भी इसी में, जैसा नीचे लिया है वैसा ही उस दूसरी लाइन में ले लो, बी एफ बटा एफ ई बराबर, उसमें क्या आएगा, बी डी, बी एफ लिया तो बी डी बटा इधर क्या है एफ ई, यहाँ से एफ ई है तो उधर डी ए, जैसा इसमें लेते हैं वैसा ही उसमें लेते हैं। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखो कुछ बराबर दिख रहा होगा, तो समीकरण 1 2 से देखो बी डी बटा डी ए, बी टी बटा डी ए, दोनों बराबर हैं। जब ये बराबर है तो ये दूसरी साइड भी क्या होगी, बराबर। अतः अपन क्या लिख सकते हैं कि बी ई बटा ई सी बराबर हैं बी एफ बटा एफ ई के, और अपने को यही तो सिद्ध करना था। देखो तो ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ भी वही है, देखो सिद्ध करने में बी ए बटा ए पी, बी ई बटा ई सी, इधर भी बी ई बटा ई सी, बी ए बटा ई ए। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बी एफ इधर आगे पीछे हो गया, ऊपर नीचे से फर्क पड़ता है, पर आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बी ए बटा ए पी को आगे लिख दो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब इसमें आपको डायग्राम बना के दिया है, इसमें भी देखो दो त्रिभुज हैं। अभी पहले एक त्रिभुज दिख रहा था, ये लाइन बनते ही दो त्रिभुज ए बी सी, ये एक त्रिभुज तो ए बी सी, दूसरे का नाम है ए पी एम, और एम और बी कोण लंबवत है, मतलब 90 डिग्री है, समकोण है। पेपर प्रश्न में दिया हुआ है कि बी और एम कोण कैसा है, समकोण। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए पी एम या ए एम पी, दो त्रिभुज हैं। अब अपने को से पूछा है कि इनको समरूप सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करना है, समरूप। अपन ने 4 नियम पढ़े थे, भुजा भुजा कोण कोण वाला, उनसे होंगे। देखो ये ए बी सी त्रिभुज ये दिख रहा है, जो मैंने गहरा कर दिया, ये कौन सा त्रिभुज है, और ये दूसरा जो है वो ए एम पी है। अब दोनों त्रिभुजों में अपन को या तो देखो ये कोण तो पहले से बराबर दिया है 90 90, एक और चीज ढूंढ लेंगे तो समरूप सिद्ध हो जाएगा। चलो देखते हैं, देखो ये 90 बी एम 90 है,
ये BC में तो B आ रहा है और ये MP में कोणीय में, जो दोनों कैसे हैं बराबर ही, कोणीय बराबर कोण B बराबर क्यों है, क्योंकि समकोण दिए हुए हैं प्रश्न में कि समकोण है। और ये कोण ढूंढो जो बराबर हो, ताकि अपन पास एक और नियम ना, कोण कोण से भी तो समरूप बोल सकते हैं ना इसको। ढूंढो, आप सोचो, तब तक लिखता हूँ। देखो मैंने दो कोण से, अतः कोण कोण नियम से ये दोनों कैसे होंगे समरूप। अब देखो तीन कोण की जरूरत ही नहीं है ना, अपने कल पढ़े थे 4 नियम। कोण कोण नियम भी होता है, कोण 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 भी होता है, भुजा भुजा और भुजा कोण भुजा। तो यहाँ दो कोण बराबर ढूंढ लोगे, एक कोण तो बराबर दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। अब देखो कोण ये देखो दोनों में दिख रहा है, वो देखो दोनों में ये कोण A दिख रहा है, तो इसका मतलब कोण ये दोनों में बराबर होगा। कोण ये बराबर कोण ये, क्यों, उभयनिष्ठ कोण। ऐसा अपन ने सर्वांग सम सिद्ध करते थे 9th क्लास में, तब बहुत सारे सवाल किए हैं। 3 भुजा 3 कोण बराबर लाते थे और सिद्ध करते थे कि ये समरूप है। सेम यहाँ भी यही है, यहाँ भी जो अपन ने 4 नियम पढ़े हैं उन्हीं से सिद्ध करना है। अगर समरूप सिद्ध करना हो तो उन्हीं से सिद्ध करना होता है। 1-2 तो आपको दिए होते हैं पेपर में, जो नहीं दिया होता वो ढूंढना होता है, वो भी दिख जाता है अगर ढंग से देखे तो। फिर देखो दूसरा सवाल पूछा है इसी में 9th का, दूसरा है कि सिद्ध करना है दूसरे में आपसे दिया है, पूछा है CA बटा PA। CA देखो वहाँ कहाँ है, CA बटा PA बराबर BC बटा MP। मतलब एक त्रिभुज की 2 भुजा, दूसरे त्रिभुज की भी 2 भुजा, इनको इसने अनुपात में लिख रखा है। वो अलग अलग देखो, इसको अलग अलग देखे तो देखो दोनों त्रिभुज अलग अलग कर दिए। अब वहाँ देखो CA कौन सी है, CA PA, एक भुजा उसकी एक भुजा इसकी, BC और MP एक भुजा इसकी, और B और M 90-90 डिग्री के थे, इसे समकोण दे रखे थे अपने को। ये है MP, देखो MP दिया हुआ है MP। तो दूसरी तरफ क्या लेंगे अपन, BC। देखो 90 वाली भुजाएं तो ले रहे हैं ना, 90 से जो बन रहा था वही, तो कौन सी लेंगे, BC। तो MP BC देखो एक साइड आ जाएगी। ये BC, अब इसको ऊपर कर देंगे तो सही हो जाएगा। उधर ऊपर दिया हुआ है बस BC ऊपर है, MP नीचे है। अब दूसरी भुजा है CA, तो दूसरी की तरफ भी लेंगे वही, ये B AP। तो ऐसे सिद्ध करते हैं कि क्योंकि अपन जानते हैं कि जब समरूप होता है तो ये क्या होता है, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ये जो आपको दे रखा है जो सिद्ध में, ये संगत भुजाओं का अनुपात ही दिया हुआ है, तो आपने समरूप सिद्ध कर दिया। तो अपन देखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगी। संगत भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती। तो उसने वही बोला है कि ये सिद्ध करना है, जो वो अगर ढंग से देखे तो वो यही है कि संगत भुजाएं समानुपाती पूछ रहा है आपसे। तो अपन क्या करेंगे, ऐसा ऐसा ही लिख देंगे जो सिद्ध करना है। भाई अपन जानते हैं अगर समरूप है तो समानुपाती तो होगा ही सही, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। तो इसमें पर ऐसा जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आ जाए तो पहले समरूप सिद्ध करेंगे, उसके बाद अगर भुजाओं में कोई संबंध पूछा है तो बोल देंगे कि ये संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए बराबर है। ये सिद्ध हो गया अपना, ठीक है। इन्हीं में से एक सवाल जरूर आएगा पेपर में आज की क्लास में।